नमस्ते और स्वागत है। आज हम स्टीवन प्रेसफील्ड की एक बहुत ही दिलचस्प किताब द वॉर ऑफ आर्ट से निकले विचारों पर बात करने वाले हैं। ये किताब असल में उस अदृश्य दीवार के बारे में है, वो दीवार जो हम सबके सामने खड़ी हो जाती है। ठीक उस पल जब हम कुछ बड़ा, कुछ नया या कुछ ऐसा करने की सोचते हैं जो हमारे लिए वाकई मायने रखता है। और प्रेसफील्ड ने इस दीवार को एक बहुत ही सटीक नाम दिया है, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। प्रतिरोध। दिलचस्प बात यह है कि ये कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, ये हमारे ही अंदर बैठा डर है, टालम टोल करने की आदत है और वो आवाज है जो कहती है शायद तुम इसके काबिल नहीं हो। तो आज का हमारा मकसद है इसी रेजिस्टेंस को समझना। ये दिखता कैसा है, ये काम कैसे करता है और सबसे जरूरी, इससे रोज रोज कैसे लड़ा जाए। हाँ, और प्रेसफील्ड का दावा है कि इसका एक ही तरीका है, एक शौकिया की तरह सोचना छोड़कर एक पेशेवर की तरह जीना शुरू करना। चलिए, तो फिर इस लड़ाई को और गहराई से समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस दुश्मन की पहचान से। रेजिस्टेंस, ये शब्द सुनने में तो काफी भारी लगता है। क्या ये बस आलस का ही कोई फैंसी नाम है या उससे कुछ ज्यादा है? ये आलस से कहीं ज्यादा गहरा और चालाक है। प्रेसफील्ड के मुताबिक रेजिस्टेंस एक अदृश्य नकारात्मक शक्ति है। इसका एक ही मकसद है, हमें हमारे बेहतर संस्करण बनने से रोकना। अच्छा। ये हर उस काम के बीच में आएगी जिसमें आत्मा की ग्रोथ या लंबे समय का फायदा जुड़ा हो, जैसे कोई किताब लिखना, कोई नया बिजनेस शुरू करना या वो एक मुश्किल बातचीत करना जो बहुत जरूरी है। लेकिन दिलचस्प बात यह है, जैसा किताब में भी कहा गया है, कि ये कभी भी नेटफ्लिक्स देखने या सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के बीच में नहीं आता। बिल्कुल नहीं। और सबसे आकर्षक बात तो ये है कि रेजिस्टेंस का महसूस होना असल में एक अच्छा संकेत है। अच्छा, वो कैसे? ये एक तरह का कंपस है। अगर आपको किसी काम को करने से पहले डर या टालमटोल महसूस हो रहा है, तो ये लगभग गारंटी है कि वो काम आपकी ग्रोथ के लिए जरूरी है। रेजिस्टेंस बेमतलब के कामों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करता, वो वहीं हमला करता है जहां दांव पर कुछ बड़ा लगा हो। तो ये एक तरह का दिशा सूचक है जो बता रहा है कि हाँ, यही वो मुश्किल रास्ता है जिस पर तुम्हें चलना है। पर ये दिखता कैसा है? रोजमर्रा की जिंदगी में हम इसे कैसे पहचान सकते हैं? इसके कई नकाब हैं। सबसे आम है टालमटोल यानी प्रोक्रास्टिनेशन। आज नहीं कल करेंगे। बिल्कुल। वो सोच। रेजिस्टेंस जानता है कि अगर आज काम शुरू हो गया तो उसका खेल खत्म हो सकता है, इसलिए वो हमें बाद में का एक आरामदायक सपना बेचता रहता है। और वो बाद में कभी नहीं आता, है ना? कभी नहीं। इसका दूसरा और शायद सबसे चालाक रूप है परफेक्शनिज्म। हाँ। ये बहाना कि मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूं, मुझे और रिसर्च करनी है, एक और कोर्स करना है। ये सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि कोई भी काम शुरू किए बिना परफेक्ट नहीं होता। रेजिस्टेंस कहता है अभी नहीं, क्योंकि अगर उसने कहा कभी नहीं तो हम उसकी बात पर शायद यकीन नहीं करेंगे। ये तो बहुत ही जाना पहचाना लगता है। मुझे याद है एक बार मैं एक जरूरी रिपोर्ट लिखने बैठा था और अचानक मुझे लगा कि मेरा डेस्क साफ करना दुनिया का सबसे जरूरी काम है। 2 घंटे बाद डेस्क तो चमक रहा था पर रिपोर्ट का एक शब्द भी नहीं लिखा गया था। हाँ हाँ, वो रेजिस्टेंस ही था। वो रेजिस्टेंस ही था जो सफाई के नकाब में आया था। और डर का क्या? अगर मैं फेल हो गई तो लोग क्या कहेंगे, या अगर ये काम नहीं चला तो? क्या ये भी रेजिस्टेंस का ही एक हथियार है? ये उसका सबसे शक्तिशाली हथियार है। असफलता का डर, आलोचना का डर, यहां तक कि सफलता का डर भी। अच्छा। और आखिर में आता है तर्क का जाल। हम खुद को यकीन दिलाते हैं अभी सही समय नहीं है, मार्केट ठीक नहीं है, पहले ये काम निपटा लूं। हाँ, ये सारे बहाने लगते तो बहुत जायज है। पर असल में ये हमारे सपनों की कब्र खोद रहे होते हैं। प्रेसफील्ड तो यहां तक कहते हैं कि इसके प्रभाव सिर्फ मनोवैज्ञानिक नहीं बल्कि शारीरिक भी हो सकते हैं। बेवजह की थकान, सिर दर्द, बेचैनी, ये सब दबी हुई क्रिएटिव ऊर्जा के लक्षण हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि असली लड़ाई समय की कमी या संसाधनों की कमी से है ही नहीं। असली लड़ाई तो खुद से है। जब तक हम इस दुश्मन को पहचानेंगे नहीं, हम हमेशा बाहरी वजूहों को दोष देते रहेंगे। बिल्कुल। पहला कदम ही यही है, ये स्वीकार करना कि सबसे बड़ी रुकावट बाहर नहीं भीतर है। और जिस पल आप इस दुश्मन का नाम जान जाते हैं, आप उसे हराने की रणनीति बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने दुश्मन को पहचान लिया, ये हमारे अंदर ही है और बहुत चालाक है। लेकिन इसे रोज रोज हराना, ये सुनने में ही बहुत थका देने वाला लगता है। प्रेसफील्ड इसका क्या हल बताते हैं? यहीं पर किताब का सबसे जरूरी आइडिया सामने आता है, टर्निंग प्रो यानी एक शौकिया से पेशेवर बनना। शौकिया से पेशेवर। हाँ, ये कोई डिग्री या जॉब टाइटल नहीं है,
ये एक आंतरिक फैसला है, एक पल जब आप तय करते हैं कि आप अपने काम को अब भावनाओं और मूड के भरोसे नहीं छोड़ेंगे। तो शौकिया और पेशेवर में बुनियादी फर्क क्या है? क्योंकि शौकिया भी तो अपने काम से प्यार करते हैं, शायद पेशेवर से भी ज्यादा। हाँ, और यही सबसे बड़ा फर्क है। एमेच्योर अपने काम से प्यार करता है, लेकिन वो तभी काम करता है जब उसका मन होता है, जब प्रेरणा आती है। उसका काम उसकी भावनाओं पर निर्भर है। उसे लगातार बाहरी तारीफ और वैलिडेशन की जरूरत होती है, लाइक, कमेंट्स, पैसा, पहचान। अगर ये सब न मिले तो वो निराश हो जाता है। जबकि एक प्रो भावनाओं, डर और बहानों से ऊपर उठकर सिर्फ काम पर ध्यान देता है। वो रोज तय समय पर अपनी कुर्सी पर बैठता है, चाहे मन हो या ना हो, चाहे बारिश हो, धूप हो या मन में हजारों शंकाएं हों। प्रो इन सब के बावजूद काम करता है। अच्छा। उसके लिए काम एक साधना है, कोई शौक नहीं। वो बाहरी तारीफ के लिए काम नहीं करता, वो काम के लिए काम करता है। लेकिन क्या प्रो बनने का मतलब अपनी रचनात्मकता का मजा खत्म कर देना नहीं है? ये तो एक उबाऊ नौकरी जैसा लगता है, जहां आपको हर हाल में काम करना है। वो जुनून और मस्ती कहाँ गई? ये बहुत अच्छा सवाल है। कई लोगों को यही लगता है, लेकिन प्रेसफील्ड का तर्क इससे ठीक उल्टा है। वो कहते हैं कि एक प्रो अपने काम को इतनी इज्जत देता है कि वो इसे सिर्फ मूड के भरोसे नहीं छोड़ सकता। वो अपने जुनून को अनुशासन के ढांचे में ढालता है। मजा प्रेरणा के इंतजार में नहीं है, मजा रोज मुश्किल काम को करने और रेजिस्टेंस को हराने में है। अच्छा। असली संतुष्टि नतीजों से नहीं, प्रक्रिया से मिलती है। प्रो जानता है कि उसका काम ही उसका पुरस्कार है। तो ये एक तरह का मानसिक बदलाव है। आप नतीजों की चिंता छोड़कर सिर्फ प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं। मतलब मैं आज बस 2 घंटे लिखूंगी, ये नहीं कि मैं आज एक बेस्ट सेलर चैप्टर लिखूंगी। बिल्कुल सही। प्रो अपने कंट्रोल में जो है उस पर ध्यान देता है, यानी मेहनत करना। नतीजा उसके हाथ में नहीं है। प्रेसफील्ड इसे एक आध्यात्मिक युद्ध कहते हैं। रेजिस्टेंस हर सुबह आपका दरवाजा खटखटाएगा, लेकिन एक प्रो हर सुबह अपने अनुशासन से उसे हरा देता है। और हाँ, इस रास्ते पर अकेलापन महसूस हो सकता है। दुनिया शायद आपके समर्पण को तुरंत ना समझे। हाँ, लोग पूछ सकते हैं इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, थोड़ा आराम कर लो। बिल्कुल, लेकिन प्रो इन सवालों से परे जा चुका होता है। ठीक है, तो एक प्रो की दिनचर्या असल में दिखती कैसी है? क्या ये वाकई इतनी उबाऊ है जैसा बाहर से लगता है? सुबह उठो, काम पर बैठो और दोहराते रहो। बाहर से देखने पर यह बिल्कुल उबाऊ लग सकती है। एक ही रूटीन, रोज वही काम। लेकिन उसी बोरिंग रूटीन में अनुशासन की एक चमक होती है। जैसे कोई साधु हर सुबह अपनी प्रार्थना के लिए उठता है, वैसे ही प्रो हर दिन अपने काम के लिए बैठता है। आदतें ही भविष्य तय करती हैं। बिल्कुल। प्रो अपनी कीमती ऊर्जा को गिल्ट, जलन या दूसरों से अपनी तुलना करने में बर्बाद नहीं करता। वो जानता है कि उसकी सारी ऊर्जा क्रिएशन में लगनी चाहिए। और इस तरह की जिंदगी जीने के इनाम क्या हैं? क्योंकि ये रास्ता आसान तो बिल्कुल नहीं लगता। इसके इनाम बाहरी नहीं, बल्कि बहुत गहरे और आंतरिक हैं। पहला है स्पष्टता, यानी क्लैरिटी। आपको पता होता है कि आपका काम क्या है और उसे कैसे करना है। आप भटकते नहीं। दूसरा, और ये बहुत बड़ा है, भावनाओं से आजादी। भावनाओं से आजादी। इसका मतलब ये नहीं कि प्रो को डर या शक महसूस नहीं होता। उसे होता है, लेकिन वो उन्हें खुद पर हावी नहीं होने देता। वो डर के साथ काम करना सीख जाता है। तो डर को खत्म नहीं करना है, बस उसे गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं देनी है। आपने एकदम सही समझा। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण इनाम है आंतरिक संतुष्टि। आपको बाहरी तारीफ की भूख नहीं रहती। पहले जहां हर काम के बाद फीडबैक की जरूरत होती थी, अब आप मौन में काम करना सीखते हैं। आप समझ जाते हैं कि तारीफ और आलोचना दोनों ही आपके रास्ते से भटकाने वाले डिस्ट्रैक्शंस हैं। तो मतलब प्रो प्रेरणा का इंतजार नहीं करता, वो उसे पैदा करता है। यही इसका सार है। एमेच्योर सोचता है कि पहले प्रेरणा आएगी, फिर मैं काम करूंगा। हाँ। प्रो जानता है कि पहले काम शुरू होता है और प्रेरणा उस एक्शन का नतीजा है। जब आप हर दिन काम पर बैठते हैं तो आप रेजिस्टेंस को एक मजबूत संदेश देते हैं कि यहाँ मेरा राज चलता है, तुम्हारा नहीं। और तब काम से एक ऐसी गहरी संतुष्टि मिलने लगती है जो किसी बाहरी अवार्ड या पहचान से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। यहाँ तक तो सब समझ आता है। अनुशासन, आदतें, आंतरिक संतुष्टि, ये सब बहुत व्यवहारिक लगता है। लेकिन फिर प्रेसफील्ड इस चर्चा को एक अलग ही, लगभग आध्यात्मिक मोड़ देते हैं। म्यूज और दैवीय शक्तियां। ईमानदारी से कहूं तो ये थोड़ा अजीब लग सकता है। क्या मतलब है इसका? मैं समझ सकता हूं कि ये सुनने में थोड़ा अजीब क्यों लगता है, लेकिन प्रेसफील्ड का मतलब यहाँ किसी धार्मिक पूजा पाठ से नहीं है। ये एक बहुत गहरे क्रिएटिव सिद्धांत की बात है। जब आप एक प्रो की तरह रोज अनुशासन से काम करते हैं,
तो आप एक अलग ही चेतना के स्तर पर पहुंच जाते हैं। अच्छा। आप ये मानने लगते हैं कि रचनात्मकता आपसे नहीं बल्कि आपके जरिए आ रही है। आप एक चैनल या माध्यम बन जाते हैं। बिल्कुल। हाँ। जैसे एक मूर्तिकार कहता है कि मूर्ति पहले से ही पत्थर में छिपी थी, मैंने तो बस फालतू पत्थर हटाया है। वैसे ही एक प्रो ये महसूस करने लगता है कि विचार और आइडियाज एक उच्च स्रोत से आ रहे हैं और उसका काम बस उन्हें इस दुनिया में लाना है। तो उसका काम अब उसकी ईगो से जुड़ा नहीं रहता। बिल्कुल, वो एक बड़े उद्देश्य की सेवा बन जाता है। तो ये म्यूज क्या है जिसका जिक्र किताब में है? क्या ये कोई सचमुच की बाहरी शक्ति है? प्रेसफील्ड ग्रीक माइथोलॉजी का उदाहरण देते हैं, जहां म्यूज कवियों और कलाकारों को प्रेरणा देती थी। उनका तर्क है कि जब आप रोज अपने काम के प्रति समर्पण दिखाते हैं तो आप ब्रह्मांड को एक सिग्नल भेजते हैं कि मैं तैयार हूं, मैं गंभीर हूं। और तब अनदेखी शक्तियां, प्रेरणा और आइडियाज आपकी मदद करने लगती हैं। इसे आप चाहें तो अंतर्ज्ञान का तेज होना कह सकते हैं, या फ्लो स्टेट कह सकते हैं। हाँ, या फ्लो स्टेट, जहां समय का पता नहीं चलता और काम अपने आप होने लगता है। ये जादू नहीं है, ये रोज की मेहनत का एक बहुत ही व्यावहारिक नतीजा है। आपका काम अब संघर्ष नहीं बल्कि एक ध्यान बन जाता है। तो ये एक तरह से अपने काम के प्रति इतनी विनम्रता और सम्मान रखना है कि आप खुद को रचयिता नहीं, सिर्फ एक साधन मानते हैं। यही सबसे जरूरी बात है, विनम्रता। प्रो जानता है कि वो रचयिता नहीं, सिर्फ एक माध्यम है। उसका काम है रोज उपस्थित होना, प्रक्रिया में भरोसा रखना और खुद को रास्ते से हटाकर प्रेरणा को बहने देना। जैसा कि प्रेसफील्ड कहते हैं, डोंट चीट द म्यूज, अपना सर्वश्रेष्ठ दो और फिर नतीजे ब्रह्मांड पर छोड़ दो। वाह। प्रेरणा अब कभी कभार आने वाले मेहमान नहीं रहती, वो एक भरोसेमंद साथी बन जाती है, क्योंकि अब आप उसका इंतजार नहीं करते, आप उसे अपनी रोज की प्रैक्टिस से आमंत्रित करते हैं। तो अगर हम आज की सारी बातों को समेटे तो हमारी सबसे बड़ी लड़ाई किसी बॉस, किसी क्लाइंट या दुनिया से है ही नहीं। हमारी लड़ाई हमारे अंदर बैठे रेजिस्टेंस से है। ये हर दिन आएगा, हर नए प्रोजेक्ट के साथ आएगा और हमें डराएगा कि तुम तैयार नहीं हो। और इसे हराने का एक ही रास्ता है, एक प्रो की तरह सोचना और काम करना, भावनाओं को नजरअंदाज करके अनुशासन के साथ रोज अपने काम पर बैठना। और जैसा कि प्रेसफील्ड का सबसे शक्तिशाली संदेश हमें याद दिलाता है, जिस काम को करने से हमें सबसे ज्यादा डर लगता है, वही काम हमारे लिए करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो डर एक दुश्मन नहीं बल्कि एक दिशा सूचक है। वो हमें हमारे असली मकसद की ओर इशारा कर रहा है। बिल्कुल, जहां सबसे ज्यादा डर है वहीं सबसे बड़ी ग्रोथ और बदलाव की संभावना छिपी है। रेजिस्टेंस आपको उसी दरवाजे पर रोकेगा जिसके पार आपका खजाना है। तो ये चर्चा इस विचार के साथ समाप्त होती है कि अपने अंदर के कलाकार को, अपने सपनों को, उस काम को जो सिर्फ आप कर सकते हैं, उसे सम्मान देना बहुत जरूरी है। ये मत सोचिए कि दुनिया क्या कहेगी, ये सोचिए कि अगर आप वो काम नहीं करेंगे तो वो कभी अस्तित्व में ही नहीं आएगा। और ये हम सभी के लिए एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है। अगर डर ही उस दिशा का सूचक है जहां हमें जाना चाहिए, तो आज वो कौन सा एक काम है जिसे करने का विचार ही हमें सबसे ज्यादा डरा रहा है?